अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ complexity in structure and diversity in function. We can classify the protein into two main categories, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पे प्रोटीन को हम टू कैटेगरीज में टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स जो फाइब्रस प्रोटीन है इसमें से वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं अमीनो एसिड के। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स है, वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। ये क्या है? नॉन क्रिस्टल है। दे आर इलास्टिक इन नेचर। इसके अंदर इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी या इलास्टिक बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लेते हैं और हम फोर्स छोड़ देते हैं तो वो अपनी जगह पे अपने शेप को, अपने स्ट्रक्चर को रीगेन करते हैं, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक या इलास्टिसिटी। दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम यानी जहाँ पे एक्वस मीडियम या एक्वस इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं, जहाँ पे वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट, जहाँ पे पानी सॉल्वेंट के तौर पे यूज होते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं एक्वस मीडियम। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये क्या कर लेते हैं? ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे हैव स्ट्रक्चरल रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल रोल इन सेल और ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी सेल या ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्या बनाते हैं? ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास है, जिस तरह है हमारे पास फिब्रिनोजीन, जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। फिब्रिनोजेन जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं, जो कि ब्लड क्लॉट करने में मदद देता है। इसके साथ साथ हमारे हैं केराटिन। केराटिन ये हमारे हेयर्स एंड नेल्स में मौजूद होता है, बाल में और नाखूनों में। इसके साथ साथ हमारे पास है मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन्स ये क्या कर लेते हैं? ये हमारे मसल्स को बना देते हैं, मसल्स में मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। अगली कैटेगरी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्यों कहते हैं? इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सेकंड कैटेगरी है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इनके नाम से जाहिर है ग्लोब। ग्लोब बोलते हैं, स्फेरिकल शेप को बोलते हैं, क्योंकि ग्लोब यूज होता है, वर्ड के लिए यूज होता है कि क्या है, हमारे पास जो अर्थ है, जो दुनिया है, तुम लोगों ने ऑफिस में देखा होगा, गुब्बारे की तरह ग्लोब कहते हैं। ग्लोब, इस पे पूरी दुनिया का नक्शा बना होता है। वो क्या होता है? सर्कल की फॉर्म में होता है, ग्लोब की फॉर्म में होता है। तो ग्लोब का मतलब क्या है? स्फेरिकल। हमारे पास जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं या एलिप्सॉइडल। एलिप्सॉइडल होते हैं। एलिप्सॉइडल बोलते हैं एक शेप को, अंडे की तरह जिसका शेप होता है। क्योंकि अंडे का शेप किस तरह होता है कि इनका एक साइड बिल्कुल गोल होता है और दूसरा यूं थोड़ा सा ब्लाइंड इन होता है। इसको हम बोलते हैं एलिप्सॉइडल या एग शेप्ड। तो हमारे पास जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये क्या है? ये हमारे पास एलिप्सॉइडल है या स्फेरिकल है। इसमें से जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स है वो है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ये क्या है हमारे पास?
ये हमारे पास सॉल्युबल हैं एक्वस मीडियम में। क्या है? दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, सॉल्युबल है। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन है। अगर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो इसकी वजह से ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज होता है, डिस्टेबलाइज होता है। चेंज इन फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, leads to the disorganization या डिस्टेबिलिटी ऑफ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कि जिस तरह हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल इंजाइम है। अब इंजाइम क्या है? वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन टेम्परेचर में फिजिकल चेंज आ गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या क्या हो गया? पीएच चेंज हो गया, या हम क्या हो गया? उसका एसिड मतलब एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लास्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिस्टेबलाइज या डिसऑर्गेनाइज, जो कि फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंज की वजह से इनका स्ट्रक्चर अपना, इनका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो लास्ट कर देते हैं। किस तरह लास्ट कर देते हैं? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होते हैं, वहाँ पे हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लिहाजा फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंज हो, इसमें टेम्परेचर हो गया, हमारे पास पीएच हो गया, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, तो इनकी वजह से उसमें मतलब वो अपने नॉर्मल लेवल से कम या ज़्यादा होते हैं, तो जो बॉन्डिंग है, जो इंट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड या आयोनिक, वो टूट जाते हैं। वो बॉन्डिंग टूट गए तो इनका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर या एलिप्सोइडल स्ट्रक्चर है, वो लॉस्ट कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। लिहाजा इनका अपना स्ट्रक्चर लॉस हो गया तो इनका फंक्शन भी क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? हमारे पास इसके एग्जांपल में आते हैं, हमारे पास हार्मोन्स है। हमने डिस्कस किया था कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एंटीबॉडीज होते हैं, हमारे पास एंजाइम्स है। ये क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में आते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को, कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड बोलते क्या है, क्यों है? न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? 1869 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक माइसर। उन्होंने फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में आइसोलेट किया था, फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था, और वो एसिडिक इन नेचर थे। क्या थे? एसिडिक इन नेचर थे, एसिडिक इन नेचर। इस वजह से, क्योंकि क्या किस चीज से देखा, उन्होंने फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से क्या किया? आइसोलेट किया। तो न्यूक्लिक निकला हुआ है न्यूक्लियस से। जिस चीज को आइसोलेट किया यानी डीएनए को आइसोलेट किया था उन्होंने, वो क्या था? एसिडिक इन नेचर था। इस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं, तुम लोग नस्ल से सुनते आते होंगे, डीएनए। सेकंड हमारे पास है आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेटर ऑन डीएनए के स्ट्रक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसको डी ऑक्सी राइबो क्यों बोलते हैं। आरएनए हमारे पास है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको राइबो क्यों बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड तो हमें पता है कि न्यूक्लियस से निकला हुआ है और वो क्या है? एसिडिक इन मीडियम है। जहां तक अकरेंस की बात है, डीएनए हमारे पास क्या है? ये मौजूद होते हैं क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पे मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं।
इसके साथ साथ कुछ मिकदार में डीएनए कहाँ पे मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है, और ये मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद है, लेकिन बहुत कम मिकदार में। आरएनए की अगर हम अक्रेंस की बात करें तो हमारे पास आरएनए मौजूद है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस। इसके साथ साथ साइटोसोल में भी मौजूद है, और कुछ मिकदार में यानी स्मॉल अमाउंट में सेल के डिफरेंट पार्ट्स में या सेल के डिफरेंट रीजन में क्या होती है, आरएनए मौजूद होती है। अब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। द न्यूक्लिक एसिड्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। जिस तरह हमारे पास अमाइनो एसिड क्या थे, अमाइनो एसिड ने बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड इकट्ठे होकर एक चेन बना दिया था जिसको हमने प्रोटीन का नाम दिया था। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलके चेन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बनता है, यानी न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। देयर आर 3 बेसिक थिंग्स इन न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन सी चीजें होते हैं, एक होता है 5 कार्बन पेंटोज शुगर, 5 कार्बन पेंटोज शुगर। सेकंड नंबर पे होता है नाइट्रोजेनस बेसिस, नाइट्रोजेनस बेसिस। थर्ड होता है न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड जिसको सिंपल तुम लोग कहते हो कि फास्फेट ग्रुप। यानी हमने ये कहा कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होते हैं, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फास्फोरिक एसिड। अब 5 कार्बन पेंटोज शुगर, इसमें भी हमारे पास डीएनए में यानी शुगर मॉलिक्यूल होती है। लेटर ऑन इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डीएनए में ये होती है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी का मतलब है कि वहां पे एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जबकि आरएनए की फॉर्म में राइबोज वो ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, तो हम बोलते हैं कि डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर। हम आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की तरफ, तो हमारे पास 4 मेन नाइट्रोजनस बेसिस है। एडेनिन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास है गवानीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास है साइटोसिन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा हमारे पास है थायामीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस है। अगेन इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो एडेनिन और गवानीन है, हम कहते हैं इनको हम नाम देते हैं कि ये प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स क्यों कहते हैं बता देता हूँ आगे। जो साइटोसिन थायामीन है इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, पायरिमिडीन्स है। प्यूरिन पायरिमिडीन में क्या डिफरेंस होता है, प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। डबल रिंग स्ट्रक्चर यानी एक 6 कार्बन और एक उसके साथ होता है 5 कार्बन, डबल रिंग स्ट्रक्चर। जबकि पायरिमिडीन में क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एडेनिन एंड गवानीन आर प्यूरिन्स बिकॉज दे हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर, whereas cytosine and thymine are pyrimidine because they have single ring structures। लेकिन हमारे पास
आरएनए में थायमिन की जगह होता है यूरासिल होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी हमारे पास किस चीज में आते हैं, वो भी हमारे पास पायरिमिडीन में आते हैं। फास्फोरिक एसिड, हम बात करते हैं कि हमने न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना था, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, सेकंड हमने डिस्कस किया नाइट्रोजनस बेसिस को, थर्ड हम डिस्कस करते हैं फास्फोरिक एसिड कि जो फास्फोरिक एसिड है ये एस्टर लिंकेज बना देते हैं, दे फॉर्म द एस्टर लिंकेज विद द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर, यानी इनके स्ट्रक्चर में हमें क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह एस्टर लिंकेज बना देते हैं। अब ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर मॉलिक्यूल क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोज, उसको शुगर को बोलते हैं। और ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या होता है, जो 5 कार्बन पेंटोज शुगर है वो राइबोज है, तो उसको क्या हम कहते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे पास जो एटीपी है, करेंसी ऑफ एनर्जी, वो भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड से। तो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह बना हुआ है, इसके अंदर कौन से बॉन्डिंग होते हैं, और हमारे पास आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस तरह बॉन्डिंग होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।